बच्चों सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कक्षा को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घर्षण को में स्वयं समायोजित बल है? बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। चला, निम्न में से कौन सा स्वयं समायोजित बल है? स्वयं समायोजित बल है, स्वयं समायोजित बल है। क्या हो जाएगा आंसर? जल्दी से बता दीजिए, व्हाट इज द आंसर? कहते हैं निम्नलिखित में से किस घर्षण में स्वयं समायोजित बल है? चला जी, तरल घर्षण में एगो दिया है, तरल घर्षण में एगो दिया है, स्थैतिक घर्षण में, सर्पी घर्षण में, लौटनिक घर्षण में। आप गौर से देखिए, सभी जितना भी घर्षण है इस सब में गति होता है, इस सब में चला गति होता है। स्थैतिक घर्षण स्थिर होता है और स्थिर होता है इसलिए ये स्वयं समायोजित बल है। वैसे तो चला घर्षण बल जो है, घर्षण बल जो है ये क्षयकारी बल है, ये क्षयकारी बल है, क्षयकारी बल है। और स्थैतिक घर्षण जो है ये स्वयं समायोजित बल है, सेल्फ एडजस्टिंग है। और अगर हम घर्षण बल की बात करें, चला घर्षण बल की बात करें तो सबसे ज्यादा घर्षण होता है स्थैतिक में, उससे कम होता है चला जी गतिज में, और सबसे कम होता है चला जी लौटेनिक में। सबसे कम घर्षण होता है लौटेनिक में। स्थैतिक घर्षण, गतिज घर्षण और लौटेनिक घर्षण। सबसे ज्यादा स्थैतिक में, उससे कम गतिज में और सबसे कम लौटेनिक में। सबसे ज्यादा स्थैतिक में, उससे कम गतिज में और सबसे कम होता है किसमें? लौटेनिक में। आंसर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से बता दो मेरी जान, आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? हाथ नहीं चल रहा है कर मतलब तू चला एकदम दिमागो तोहर नहीं चल रहा है, जल्दी ले हाथ चलो। यदि ध्वनि तरंग ऐसे विरलन क्षेत्र होते हैं जहां घनत्व तो क्या होगा? चला, ये आप जानिए कि ध्वनि जो है वो संपीड़न और विरलन के कारण आगे बढ़ती है। संपीड़न एंड विरलन के कारण आगे बढ़ती है। और संपीड़न वहां होगा, संपीड़न वहां होगा जहां दाब अधिक होगा, जहां दाब अधिक होगा। संपीड़न वहां होगा जहां दाब अधिक होगा। और विरलन वहां होगा जहां दाब कम होगा। विरलन वहां होगा जहां दाब कम होगा। संपीड़न वहां होगा जहां दाब अधिक होगा, विरलन वहां होगा जहां दाब कम होगा। आप जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? कहते हैं एक ध्वनि तरंग ऐसे विरलन क्षेत्र में होता है जहां घनत्व साथ ही साथ दाब उच्च होता है और दबाव कम होता है। चला जी, विरलन जब ये हो गया तो विरलन हो गया, चला जी तो विरलन होगा तो घनत्व जो होगा वो घनत्व कम होगा, घनत्व कम होगा और दाब जो है वो भी कम होगा। आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा? व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2? जहां घनत्व साथ ही दबाव कम होता है, दोनों ना कम हो जाएगा। अगर संपीड़न होगा चला दाब अधिक होगा, दाब अधिक होगा तो यहाँ घनत्व भी अधिक होगा, घनत्व भी अधिक होगा। और अगर विरलन की बात करें, चला जी विरलन में दाब कम होगा, दाब कम होगा तो यहाँ घनत्व भी क्या होगा? कम होगा। तब जल्दी से बता दो आंसर क्या होगा? कहते हैं घनत्व के साथ दाब भी कम होगा। आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। जल्दी से लिख लीजिए आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? कहते हैं संपीड़न में दाब अधिक होगा, चला दाब अधिक होगा तो घनत्व अधिक होगा। विरलन की बात करें दाब कम होगा तो घनत्व कम होगा। आंसर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? ओए होए होए, जल्दी बता आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? इसमें चला झोल है। हम लोग पढ़ते हैं कि कण सिद्धांत किसने दिया था? कण सिद्धांत चला दिया था न्यूटन ने। फेराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया था मेरी जान। गैलीलियो ने चला दूरबीन का खोज किया था। और कभी कभी चला जी ये क्वेश्चन दिया है, क्रिस्टनी ह्यूजेस जो है ये हाइजेन का ही दूसरा नाम है, हाइजेन का ही दूसरा नाम है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। हाइजेन ने एक प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था। किसने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था? चला जी हाइजेन ने। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? न्यूटन ने कण सिद्धांत दिया था। और क्रिस्टियन ह्यूजेस जिसको हाइजेन कहते हैं
इसने तरंग सिद्धांत दिया था। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया था। आधुनिक विचारधारा के अनुसार अगर कहेगा प्रकाश कण भी है और तरंग भी है। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। अब चला ध्यान दीजिएगा, कण तरंग कहा किसने और साबित किसने किया? कहा किसने चला जी और साबित किसने किया? किस गुण के द्वारा साबित किया? कौन सा गुण था जिसके द्वारा साबित किया? तो आप गौर फरमाइएगा, कण कहा था न्यूटन ने, साबित किया था आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन ने किस गुण के द्वारा चला जी? प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा। प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा। अब चला जी कहता तरंग। तरंग की अगर हम बात करें तो तरंग कहा था हाइजेन ने। हाइजेन का ही दूसरा नाम है वो। और साबित किया था यंग ने। कौन सा सिद्धांत के द्वारा चला जी? व्यतिकरण के द्वारा। आधुनिक विचारधारा के अनुसार प्रकाश कण भी है और तरंग भी है। जल्दी से इसको लिख दीजिए, जल्दी से लिख दीजिए और आंसर बताइए। क्या चला, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है? 12 घंटा दूसरे के यहाँ काम करेगा, 8,000 देगा, तब पढ़ने में मन लगेगा, तभी दिन याद आएगा मेरी जान। टेंशन ना ले, कुत्ता वाला हाल होने वाला है अगर जॉब नहीं लगता है। इसलिए पढ़ाई कीजिए, कोई फालतू का बात नहीं। और नहीं है पेशेंस तो आपके अंदर वो पेशेंस अब होना चाहिए कि पूरा जीवन दूसरे की गुलामी करे। अगर अभी आपके अंदर पेशेंस नहीं है मेरी जान, तो आपके अंदर वो पेशेंस होना चाहिए कि पूरा जीवन आप दूसरे की गुलामी कैसे कीजिएगा। एक लाइन का बात बताओ। एक क्वेश्चन है, गति का समीकरण दिया था। गति का समीकरण किसने दिया? एक ऑप्शन है न्यूटन ने और दूसरा ऑप्शन है गैलीलियो ने। दूसरा ऑप्शन है गैलीलियो ने। एक ऑप्शन है न्यूटन ने और दूसरा ऑप्शन है गैलीलियो ने। जल्दी मारो, आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? उत्प्लावन बल का परिमाण। जल्दी बताइए आंसर क्या होगा इसका? आंसर बताइए। गति का समीकरण किसने दिया था? मारो, सब अपने अपने हिसाब से मारेगा। हम बहुत बार बताए हैं, 1-2 करिए दिया तैयो। अरे चुटमलो, गति का समीकरण दिया था गैलीलियो ने और गति का नियम दिया था न्यूटन ने। गति का नियम दिया था न्यूटन ने। गति का समीकरण दिया था गैलीलियो ने, गति का नियम दिया था न्यूटन ने। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में। नहीं आना अगर तेरे अंदर पेशेंस, दूसरे की गुलामी पूरा जिंदगी करने के लिए वो वाला पेशेंस ले आ। कहते हैं अभी तो गुरुजी की बात नहीं मानेगा, जिंदगी भर दूसरे की बात माननी पड़ेगी। और अभी तो गुरुजी की बात मान लेगा, जिंदगी भर तेरी बात लोग मानेंगे। अब तू देख क्या करना है तुझे। कहता है परिनालिका के भीतर, ओए होए होए, ये परिनालिका है चला, इसके भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग नरम लोहे जैसे चुंबकीय पदार्थ के टुकड़े से चुंबकित करने के लिए किया जाता है। उस कुंडली के अंदर रखा जाता है। इस प्रकार बने चुंबक को क्या कहा जाता है? जल्दी से बता दो क्या कहा जाता है। देखो चला, हमेशा ध्यान रखना, चुंबक 2 प्रकार का होता है। एक अस्थायी चुंबक होता है और एक अस्थायी चुंबक होता है। अस्थायी चुंबक की अगर हम बात करें, ये स्टील का बना होता है और अस्थायी चुंबक जो बना होता है ये नरम लोहे का बना होता है। अस्थायी चुंबक का ही दूसरा नाम चला विद्युत चुंबक है। नरम लोहे का बना होता है। अस्थायी चुंबक का ही दूसरा नाम क्या है? विद्युत चुंबक है। अस्थायी चुंबक का दूसरा नाम क्या है चला जी? विद्युत चुंबक है। ये यहां पर लिख लीजिए, अस्थायी चुंबक को विद्युत चुंबक भी कहते हैं। अस्थायी चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। अस्थायी चुंबक को क्या कहते हैं चला? विद्युत चुंबक। अब एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर बताइए। क्वेश्चन पे कंसंट्रेट कीजिएगा चला, कोई अलबल की चीजें आपको याद नहीं आएगी। बताइए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है परिनालिका के भीतर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उपयोग नरम लोहा, नरम लोहा, नरम लोहा, नरम लोहा, नरम लोहा, नरम लोहा। जब ये कह दिया चला, इसका मतलब ये विद्युत चुंबक होगा, क्योंकि नरम लोहा एक अस्थायी चुंबक है और अस्थायी चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। आंसर जल्दी से लिख लो, महाभिवियाय। अनुचुंबकीय पदार्थ उसको कहते हैं चला ऑक्सीजन तथा जिसमें मोह लगा हो। ऑक्सीजन तथा जिसमें मोह लगा हो, ऑक्सीजन तथा जिसमें मोह लगा हो अनुचुंबक कहलाता है। स्थायी चुंबक बना होता है स्टील का
अस्थाई चुंबक बना होता है स्टील का। लाउड स्पीकर में जो है चला अस्थाई चुंबक लगल होता है, और अस्थाई चुंबक लगा होता है विद्युत चुंबक एलार्म परिपथ में चला जी लगल होता है विद्युत चुंबक। इस सब जो लिखे जहर है, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन पूछता है। कितना लंबा लंबा लिख रहा है, कमेंट्स की लिख रहा है सर आस एप्लीकेशन से एमएलपी एकदम चला जी, आप नंबर लिख दीजिए, हम सॉल्व करवा देते हैं। जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर। अभी थोड़ा डाउट लग रहा है कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा। अच्छा 1 सप्ताह रुको तो यो डाउट क्लियर हो जाएगा। जान हमार बड़ी मार मारेंगे ना, जल्दी जल्दी पढ़ो। चला कहते हैं जब गर्म जल के टैंक में आयरन के और कॉपर, आयरन से नहीं कॉपर से बने होते हैं। गर्म जल के टैंक जो होते हैं चला जी वो आयरन से नहीं किससे बने होते हैं, कॉपर से। क्योंकि कॉपर जो है चला ये जल से अभिक्रिया नहीं करता है। कॉपर किससे अभिक्रिया नहीं करता है, जल से अभिक्रिया नहीं करता है। कॉपर किससे अभिक्रिया नहीं करता है, चला जल से अभिक्रिया नहीं करता है। तथा निम्न में से कौन सा इसका सही कारण है। आयरन तापीय चालक नहीं है, कॉपर आयरन से ज्यादा मजबूत है। लोहा आधातवर्ध नहीं होता है, जल के टैंक का आकार नहीं बनाता है। कॉपर जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करता, यही आंसर होगा। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कॉपर के बर्तन में पानी पीना चाहिए, बर्तन में पानी पीना चाहिए, पानी पीना चाहिए। चला एक लाइन का एक आंसर जरूर याद रखना, सीसा रिएक्शन करता है इसीलिए प्लम्बिक रोग होता है। सीसा से प्लम्बिक रोग होता है। सीसा से कौन रोग होता है, चला प्लम्बिक रोग होता है। सीसा से कौन रोग होता है, चला जी प्लम्बिक रोग होता है। सीसा से कौन रोग होता है, प्लम्बिक रोग होता है। कॉपर जल से अभिक्रिया नहीं करता है, इसीलिए चला जी कॉपर के बर्तन में पानी पीना चाहिए। और यहां दे दिया है चला सीसा, प्लम्बिक रोग जो होता है चला जी सीसा से ही होता है। प्लम्बिक रोग जो होता है वो सीसा से होता है। प्लम्बिक रोग जो होता है चला जी सीसा से होता है। अगला कथन निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऊष्मा के लिए गलत है, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। ऊष्मा के लिए गलत है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऊष्मा के लिए गलत है। इसे ऊष्मा मिति कैलोरीमीटर द्वारा मापा जाता है, एकदम सही है। निकाय की ऊष्मा समांगी उसके द्रव्यमान तापमान और प्रकृति पर निर्भर करती है। दोनों पिंडों के तापमान समान होते हैं, भले ही उनके ऊष्मा की मात्रा अलग होती है, यही तो गलत है। ऊष्मा की मात्रा अगर समान होगी चला जी तभी तापमान का मान समान होगा। जब दो निकायों के लिए निकायों को मिलाया जाता है तो कुल ऊष्मा जो होता है वो दोनों निकायों के उपजी सामग्री के योग के बराबर होता है, सही है। आंसर हो जाएगा चला सी फॉर कैट। इस बार एनटीपीसी में क्या पूछा था, गौर फरमाइएगा, इस सबको पता होना चाहिए। ताप का ऊष्मा का, ताप का चला और ऊष्मा का एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक पूछा था। ताप का एसआई मात्रक होता है चला जी डिग्री केल्विन और सीजीएस मात्रक डिग्री सी। ऊष्मा का एसआई मात्रक हो जाता है जूल और सीजीएस मात्रक हो जाता है कैलोरी। जल्दी से इसको लिख लीजिए। अब बताइए चला एक क्वेश्चन और पूछा था, पायरोमीटर जो है, पायरोमीटर कितना तापमान नापता है, कितना से अधिक ताप नापता है, कितना से अधिक ताप नापता, कितना से अधिक ताप नापता। एक ऑप्शन देगा 800 डिग्री सी से, दूसरा ऑप्शन देगा 300 डिग्री सी से। अब जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या होगा। तीसरा ऑप्शन दे देगा 600 डिग्री सी से। कितना से अधिक तापमान को नापता, बहुत बार बताए हैं, जल्दी बताओ आंसर क्या होगा। व्हाट इज द आंसर, जल्दी बताइए आंसर क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर। पायरोमीटर की अगर बात कर रहा है चला, पायरोमीटर 800 डिग्री सी से अधिक नापता है। पायरोमीटर 800 डिग्री सी से अधिक नापता है, एकदम याद रखिए इसको, पूछा हुआ प्रश्न है, पूछेगा। उच्च तापमान को नापता है पायरोमीटर। चला क्या कर रहा है देखिए, गर्म पिंड न्यूटन के ठंडक के नियम के अनुसार है। पिंड का प्रारंभिक तापमान समय आरेख क्या होगा, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन
चला जी उल्टा है, ये आंसर हो जाएगा इसका डी फॉर डॉग। ये याद रखना होगा, ये न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार है। न्यूटन के शीतलन नियम कहता है 60 डिग्री सी टू 50 डिग्री सी होने में अगर 5 मिनट लगता है, 5 मिनट लगता है चला, तो 50 डिग्री सी टू 40 डिग्री सी होने में 5 मिनट से अधिक लगेगा। 5 मिनट से अधिक लगेगा, 5 मिनट से अधिक लगेगा। 60 डिग्री सी से 50 डिग्री सी होने में अगर 5 मिनट लगता है तो 50 डिग्री सी से 40 डिग्री सी होने में 5 मिनट से अधिक लगेगा। आंसर ई चला 60 डिग्री सी से 50 डिग्री सी होने में अगर 5 मिनट लगेगा तो 50 से 40 होने में 5 मिनट से अधिक समय लगेगा। और एक क्वेश्चन चला आता है बॉयल के नियम का। बॉयल के नियम का जो ग्राफ होता है, बॉयल्स के नियम का भी ग्राफ ऐसा ही होता है। एक होता है ओम के नियम का। ओम के नियम का भी ग्राफ अगर बात करोगे, ओम के नियम का अगर ग्राफ बात करोगे तो ये ऐसा होता है। यही 2-3 को ग्राफ चला पूछता है, इसको ध्यान रखिए तो आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन पूछता है 60 से 50 होने में 5 मिनट लगता है, तो बताओ 50 से 40 होने में कितना लगेगा। तो लड़का मार देता है 5 मिनट, लेकिन 5 मिनट नहीं होगा, 5 मिनट से ज्यादा होगा, क्योंकि बहुत अधिक गर्म से थोड़ा ठंडा होने में जितना समय लगता है, थोड़ा ठंडा होने से पूरा ठंडा होने में उससे ज्यादा समय लगता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, बताइए आंसर क्या होगा। व्हाट इज द आंसर? कहता है निम्नलिखित में से ध्वनि का कौन सा असत्य है ध्वनि तरंग के लिए? बताइए जल्दी से। ध्वनि तरंग एक दाब तरंग है, एकदम सही है। अनुदैर्घ्य तरंग है, ये एकदम सही है। विद्युत चुंबकीय तरंग है, एकदम गलत है। यांत्रिक तरंग है, एकदम सही है। आंसर जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर? ये चला ध्वनि तरंग के बारे में एक चीज जान लो, इसका वेग के बारे में कभी 332 331 करके देता है, 331 मीटर पर सेकेंड होगा। ये अनुदैर्घ्य है, ये भी बात आप जान लीजिए। अनुदैर्घ्य होगा तो चला 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि समानांतर हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा, समानांतर तरंग हो जाएगा। और अगर हम ध्वनि तरंग की बात करें चला, इसको हम यांत्रिक तरंग भी कहते हैं, इसी को हम दाब तरंग कहते हैं, दाब तरंग कहते हैं, इसको हम प्रत्यास्थ तरंग कहते हैं। और ये कहेगा किसके कारण आगे बढ़ती है, तो कहेंगे संपीड़न और विरलन के कारण आगे बढ़ती है। सब क्वेश्चन पूछता है। संपीड़न मतलब जहां दबाव ज्यादा होगा, संपीड़न और विरलन के कारण आगे बढ़ती है, संपीड़न और विरलन के कारण आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है, संपीड़न और विरलन के कारण आगे बढ़ती है। दाब तरंग है लेकिन दाब पर निर्भर नहीं करता, दाब तरंग है लेकिन दाब पर चला जी निर्भर नहीं करता, दाब पर निर्भर नहीं करता। दाब तरंग है लेकिन दाब पर निर्भर नहीं करता। ध्वनि तरंग की अगर बात करें 331 मीटर पर सेकंड। अनुदैर्घ्य तरंग है, 0 डिग्री, समानांतर। यांत्रिक तरंग, दाब तरंग, प्रत्यास्थ तरंग, संपीड़न और विरलन के कारण आगे बढ़ता है, दाब पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है? चला जी दाब पर निर्भर नहीं करता। जल्दी से मारो आंसर क्या होगा। और ये चला विद्युत चुंबकीय तरंग तो एकदम नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है चला वो गाय पौधरी अशूर यदि होता है, उसका वेग 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड होता है। यह अनुप्रस्थ होता है, यह अनुप्रस्थ होता है, और इसका वेग जो होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। आंसर ले रे चला कंटेंट जल्दी जल्दी। अब अगर तेरा पढ़ने में मन नहीं लगता है ना चला, तो अब तू उस काम के लिए मन लगाओ जिसके लिए जीवन भर मन नहीं लगेगा। आंसर बताइए, एकदम खूब मन लगा के पढ़िए चला जी। आंसर बताइए, इसका जो क्वेश्चन पिन किया हुआ है उसका आंसर क्या होगा? घनत्व। 62% लोगों ने सही आंसर मारा है। अगला क्वेश्चन चला जी आपके स्क्रीन पर ये रहा, बताइए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कहता है ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है? वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। बताइए ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है? व्हाट इज द आंसर? चला कहता ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है? वस्तु के ताप पर, वस्तु की सामग्री पर, गुणवत्ता पर, वस्तु के कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल पर। चला आयाम क्या होता है पहले तो उसको जान लीजिए। आयाम होता है चला जी महत्तम विस्थापन को आयाम कहते हैं। महत्तम विस्थापन को, महत्तम विस्थापन को आयाम कहते हैं, महत्तम विस्थापन को आयाम कहते हैं। अब महत्तम विस्थापन कब होगा? जब बल लगेगा। महत्तम विस्थापन कब होगा? महत्तम विस्थापन कंपन में कब होगा?
महत्तम विस्थापन कब होगा? जब बल लगेगा। जब बल लगेगा तभी ना महत्तम विस्थापन होगा। आप जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या होगा। व्हाट इज द आंसर? महत्तम विस्थापन चला कब होगा? जब बल लगेगा। तो आंसर जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर? ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है? वस्तु के कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल पर। गुणता पर चला ओवरटोन। ओवरटोन यानी अधिस्वर। ओवरटोन यानी अधिस्वर। सामग्री होगा नहीं, ताप होगा नहीं। ताप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ध्वनि का वेग। ध्वनि का जो वेग होता है चला जी, वो ताप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। डी फॉर डॉग। चला हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है वो क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन चला जी, आप सीखने की कोशिश भी उतनी ही प्रबलता से करें जितना मेहनत हम करते हैं, उतना मेहनत आप भी करें ताकि आपका काम हो जाए। इनमें से कौन सा गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन कह रहा है इनमें से, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है चला, निम्न में से कौन सा गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है? गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है। गर्मी के प्रवाह से संबंधित तीन गो चीजें हैं। गर्मी के प्रवाह से संबंधित तीन चीजें हैं चला। एगो है चालन। चालन जिसको आप कहते हैं कंडक्शन, जिसको आप कहते हैं कंडक्शन। एगो है चला संवहन। संवहन जिसको आप कहते हैं चला जी कन्वेक्शन। कन्वेक्शन कन्वेक्शन। और एगो है चला जी विकिरण। विकिरण विकिरण रेडिएशन, इसको कहते हैं रेडिएशन। देखो रेडिएशन अलग है और रिफ्रैक्शन एक होता है, ये तो अलग है। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक इसको हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। इसको हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। इसका सीधा संबंध सघनता या विरलता से है। अगर सघनता ज्यादा है तो अपवर्तनांक ज्यादा होगा, अगर सघनता कम है तो अपवर्तनांक कम होगा। गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है। देखो कंडक्टिव है, रिफ्रैक्टिव है, रिफ्रैक्टिव नहीं है, रेडिएटिव है, रेडिएटिव है, कंडक्टिव है, कन्वेक्टिव भी है, लेकिन रिफ्रैक्टिव नहीं है। ये रिफ्रैक्टिव नहीं है। रिफ्रैक्टिव से चला किसी चीज के सघनता का पता चलता है। रिफ्रैक्टिव और रेडिएटिव अलग अलग है। कंडक्टिव, कन्वेक्टिव, रेडिएटिव है, रिफ्रैक्टिव नहीं है। रिफ्रैक्टिव मतलब अपवर्तनांक होता है, इससे किसी माध्यम की सघनता का पता चलता है। रिफ्रैक्टिव मतलब अपवर्तनांक होता है, इससे किसी माध्यम की सघनता का पता चलता है। सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ पढ़ाई। आजा मोरे राजा लेके ढोल बाजा, तुझे तेरी। आंसर बता। अगला 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 जल्दी बता। कंडक्शन, कन्वेक्शन, कंडक्टिव, कन्वेक्टिव, रेडिएटिव। ओए होए होए, इधर आजा भाई मेरे, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, गौर फरमाइएगा। तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि की गति, हमेशा ध्यान रखिएगा चला। ध्वनि का वेग, ध्वनि का वेग जो है ये ध्वनि का वेग अगर मान लो v है तो क्या मामला है? देखो पहला, v समानुपाती होता है तापमान के, तापमान के, प्रत्यास्थता के, प्रत्यास्थता के और अनुभार के, अनुभार के और अनुभार के। ध्वनि का वेग जो है चला ये समानुपाती होता है तापमान के, प्रत्यास्थता के और अनुभार के। दूसरा, ध्वनि का वेग जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है गैस के अनुभार का, गैस के अनुभार का व्युत्क्रमानुपाती होता है चला। ध्वनि का वेग जो होता है वो गैस के अनुभार का व्युत्क्रमानुपाती होता है। 1 बाय गैस का अनुभार, 1 बाय गैस का अनुभार, 1 बाय गैस का अनुभार। और तीसरा जो होता है दाब पर निर्भर नहीं करता, दाब पर निर्भर नहीं करता। इतने मामला है, निर्भर नहीं करता, दाब पर चला जी निर्भर नहीं करता, दाब पर निर्भर नहीं करता, दाब पर निर्भर नहीं करता। देखो क्या कहता, ध्वनि का वेग तापमान, प्रत्यास्थता, नहीं, तापमान, प्रत्यास्थता और आर्द्रता, इट्स माय मिस्टेक, तापमान, प्रत्यास्थता और आर्द्रता पर निर्भर समानुपाती होता है। गैसों के अनुभार का व्युत्क्रमानुपाती होता है और दाब पर निर्भर नहीं करता। आप जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति क्या होगी?
तापमान बढ़ेगा चला जी तो ध्वनि की गति भी बढ़ जाएगी। आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर। और आपको पता है कि 1 डिग्री सी अगर तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग कितना बढ़ जाएगा बताओ तो, 61 सेंटीमीटर पर सेकेंड या 0.61 मीटर पर सेकेंड या 61 मीटर पर सेकेंड। बता दा आंसर क्या होगा। इस बार फंसा दिए हैं तुरा, जल्दी बता आंसर क्या होगा, व्हाट इज आंसर। 1 डिग्री सी अगर ध्वनि का वेग बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो कितना ध्वनि का वेग बढ़ेगा, जल्दी बता दो मेरी जान, आंसर क्या होगा। क्या मार रहा है देख लो, हिसाब से मारना। 61 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा कि 0.61 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अरे चुटमल, दोनों सही है रे। इसी को 0.61 मीटर पर सेकेंड को 61 सेंटीमीटर पर सेकेंड नहीं लिखेंगे। आंसर जल्दी से बताओ। ये को मार रहा है, शर्म नहीं लग रहा है। अब तो और उम्र हो गया धिया पुता के पप्पा होने के, पिट्टू पिट्टू कर देंगे। ये चला, ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सत्य वचन है। 61 सेंटीमीटर को ही ना 0.61 मीटर पर सेकंड लिखेंगे। 1 डिग्री सी अगर बढ़ेगा तो इतना बढ़ेगा। ये क्वेश्चन दे देते हैं, चला जल्दी से बना के हमको बताओ। ये लिख लिया, जल्दी लिख, हम हट जाते हैं इसीलिए कि तू लिख पाएगा। जल्दी लिख। चला अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। 2 डिग्री सी अगर ध्वनि का वेग बढ़ेगा, 2 डिग्री सी तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग कितना हो जाएगा, देखो 331 आप प्लस 2 गुना 0.61 मीटर पर सेकेंड, इतना हो जाएगा ध्वनि का वेग, इतना बढ़ जाएगा। 2 डिग्री सी अगर बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग हो जाएगा चला 331 प्लस 2 गुना 0.61 मीटर पर सेकेंड। आंसर आंसर अगर 2 डिग्री सी कहेगा चला तो ऐसे ही निकालेंगे, 3 डिग्री सी कहेगा 3 गुना इतना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सीधी बात नो बकवास में आपका स्वागत करते हैं। जल्दी बताइए क्या होगा। कार्नेटाइट जो गहरे नीले रंग का अयस्क है, इसमें किस खनिज के ऑक्साइड उपस्थित हैं, यूरेनियम के कि प्लेटिनम के कि चूना के। चला यूरेनियम के। चूना की अगर बात करोगे तो चूना 2 प्रकार का हो गया, एक कैल्शियम ऑक्साइड होता है और एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। महावीवीआई चला खूब पूछता है। इसका फॉर्मूला छोटा है इसलिए इसको हम क्विक लाइम कहते हैं, और इसका फॉर्मूला बड़ा है इसलिए इसको हम स्लैग्ड लाइम के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग स्लैग्ड लाइम के नाम से जानते हैं। ई चला अनबुझा चूना है, पूछवे करेगा, अनबुझा चूना है, अनबुझा चूना है। इसको चला जी हम लोग बुझा चूना कहते हैं, चूंकि H और O दोनों है इसमें, इसलिए इसका दूसरा नाम है बुझा चूना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बुझा चूना। जल्दी लिख। महावीवीआई चला, अभी मेरे कलम से चला जो निकल रहा है ना, वो चला महावीवीआई क्वेश्चन है, वही लिख रहे हैं। 1 मिनट तो टाइम को हम बर्बाद नहीं कर रहे हैं। जल्दी लिख। कार्नेटाइट किसका है चला जी, जल्दी से बता दीजिए, व्हाट इज द आंसर। यूरेनियम का। हो गया। क्यों रो रहा है, मेरा 50 to 55 आ रहा, मैं क्या करूं सर, प्लीज हेल्प। मैथ का 2 सेट डेली मारिए सर, और जीएस का 250 क्वेश्चन डेली बनाइए, अपने आप मार्क्स आपका इंक्रीज कर जाएगा। पढ़ना तो पड़ेगा अंचला, एक उपाय है पढ़ना। इलेक्ट्रॉन की संख्या N2 के आबंध बनाने में भाग लेते हैं। चला N2 न है, N2 में N के बाई N का 7 होता है, 7 होता है 2 और 5 हो गया। N के बाह्यतम कक्षा में 5 हो गया, N के बाह्यतम कक्षा में 5 हो गया, N के बाह्यतम कक्षा में 5 हो गया, तो 3 इलेक्ट्रॉन एकरा दे दिया 8 हो गया, 3 एकरा दे दिया 8 हो गया, और ये ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है, ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौर से पढ़ो। डैश इलेक्ट्रॉन की संख्या N2 आबंध में। चला ये नहीं कह रहा है कि N2 आबंध बनाने में भाग लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉन, ये करो जोड़ा नहीं करा। 6 मारोगे कि 3 मारोगे, जल्दी मारो। आनी मुनी हम नहीं जानी, जल्दी मारो जल्दी मारो। आंसर बताओ जल्दी क्या होगा। N2 इलेक्ट्रॉन की संख्या N2 में आबंध बनाने में लगे भाग लेते हैं, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा, व्हाट इज आंसर। इलेक्ट्रॉन की संख्या N2 आबंध बनाने में भाग लेते हैं, कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए, व्हाट इज द आंसर।
आंसर हो जाएगा चला 6 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। जोड़ा अगर कहता ना तब 3 कहते, जोड़ा कहता चला तब 3 कहते। हिसाब से मारिएगा, डी नहीं होगा, सी होगा आंसर। जोड़ा कहता तब 3 होता। ओए होए होए होए, आंसर बता दे मेरी जान क्या होगा। निम्नलिखित एजेंटों में कौन सा पेयजल के शुद्धिकरण आएंगे माए, पेयजल का शुद्धिकरण, उल्लू ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर 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 पाउडर, उत्प्रेरक, हाय हाय हाय, डी ब्लॉक में होता है। चलाइए, उत्प्रेरक डी ब्लॉक में अभिक्रिया को नियंत्रित करता है, अभिक्रिया को घटाता भी है बढ़ाता भी है। जो घटाएगा उसको विष कहेंगे, जो बढ़ाएगा उसको वर्धक कहेंगे। अब चाहे रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, चला नहीं होगा। स्टरलाइजिंग एजेंट, हाय हाय हाय, जीवाणुनाशन करता है। डॉक्टरी हथियार का जीवाणुनाशन जो करते हैं उसको स्टरलाइजिंग एजेंट कहते हैं, वो स्टरलाइज किया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है, इसमें ब्लीचिंग पाउडर भी आता है, क्लोरीन वगैरह आता है इसी में। चला, क्लोरीन से बाढ़ के पानी का शुद्धिकरण करते हैं, आयोडीन से स्विमिंग पूल के पानी का शुद्धिकरण करते हैं, नॉर्मल पानी का शुद्धिकरण पराबैंगनी किरणों से होता है, इसीलिए तो केंट के प्यूरिफायर में यूवी प्लस लिखा हुआ होता है। आंसर बता, बाढ़ के पानी का शुद्धिकरण इसी से होता है। बाढ़ के पानी का शुद्धिकरण, बाढ़ के पानी का शुद्धिकरण इसी से होता है। बाढ़ के पानी का शुद्धिकरण इसी से होता है। आजा नच ले मेरे यार, तू नच ले, जल्दी बता आंसर। सौर ऊर्जा संग्राहक में अधिकतम क्षमता में प्राप्त होता है। ओए होए 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 होए, जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। सौर ऊर्जा में चला संग्राहक तब ना होगा जब पैराबोलाइड होगा। पैराबोलाइड मतलब चला जी, अगर इस टाइप का होता है तो यहां पर जितनी भी किरणें आएंगी ना वो एक जगह केंद्रित हो जाएंगे। और ये जो शेप है चला जी, ये जो शेप है चला जी, ये पैराबोला का होता है। ये जो शेप है चला जी, ये पैराबोला का होता है। जल्दी बताओ क्या हो जाएगा आंसर। पैराबोलाइड दर्पण हो जाएगा। समतल प्लेट संग्राहक नहीं होगा, लाइन फोकसिंग भी नहीं होगा, शून्यकृत भी नहीं होगा। आंसर पैराबोलाइड। सौर ऊर्जा में बता किसका उपयोग करते हैं। अगर सिलिकॉन नहीं रहेगा तो क्या मारिएगा आंसर। सिलिकॉन चला जी अगर नहीं रहेगा तो क्या मारिएगा आंसर। सौर ऊर्जा में अगर सिलिकॉन नहीं दे तो हम लोग चला आंसर मारेंगे चांदी के तार का प्रयोग करते हैं। अब पहला ऑप्शन वैसे सिलिकॉन होगा। दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन एंड दिस इज द सेकंड ऑप्शन। अगला चला जी, 3 विलियनों में एक्स वाई जेड का पीएच क्रमशः इतना इतना और इतना है। हाइड्रोजन आयन का सांद्रण अवरोही क्रम में, ओए होए होए, चला जी करा 3 विलियन का पीएच। एक्स का पीएच मान दे दिया है 1.5, वाई का पीएच मान दे दिया है 12.5 और जेड का पीएच मान दे दिया है 6.7। अब चला जी अगर इतना है पीएच मान तो जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 1.5 H प्लस, ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 12.5, ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 6.7। अब चला जी जल्दी से बता दीजिए एक्स वाई जेड उन्हें हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के अवरोही क्रम में, अवरोही मतलब हो गया घटते क्रम, हिसाब से मारिएगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा। अवरोही क्रम हो गया मतलब घटते क्रम, घटते क्रम मतलब पावर चक्कर सबसे ज्यादा होगा वो हो जाएगा सबसे कम, यानी y हो जाएगा सबसे कम। घटते क्रम का रहा है, सबसे बड़ा को पहले लिखना होगा। तो सबसे बड़ा में देख लो पावर जकर सबसे कम वो सबसे बड़ा x, देन हो जाएगा z और देन हो जाएगा y। सबसे कम इसलिए होगा क्योंकि माइनस में पावर सबसे ज्यादा है। अब बताओ जल्दी से क्या होगा। x z y हो रहा है, की हो रहा है तो आंसर बी फॉर बॉल हो रहा है। चलवा समझ ठीक हो गया है, अब दिक्कत नहीं है। एक्स जेड वाई देखो ना बी फॉर बॉल हो रहा है, अब हमरा दिक्कत नहीं है। चला अब तुम लोग नौकरी करेगा, हम खाएंगे, हम बैठ के खाएगा, चिलवा सब नौकरी करेगा, आंसर बताएगा। जल्दी बता आंसर, एक्स जेड वाई हो जाएगा। अगला चिला जी, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से बता दो मेरी जाने मोहब्बत। निम्नलिखित में से किस विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण सर्वाधिक है। ओए अभी तुरंत न बताए हैं, जिसका पीएच मान पीएच और एच प्लस सर्वाधिक होगा। देख लो पीएच और एच प्लस का मान कह रहा है सर्वाधिक होगा। जल्दी से बता दो आंसर क्या हो जाएगा। व्हाट इज आंसर। पीएच का मान अगर 8 है, पीएच का मान चला जी, पीएच का मान अगर 8 है तो एच प्लस का मान 10⁻⁸ है। ये अगर 5 है तो ये 10⁻⁵ है,
ये अगर 1 है तो e⁻⁻1 है, और ये अगर 4 है तो e⁻⁻4 है। ये है ए नंबर ऑप्शन, ये है बी नंबर ऑप्शन, ये है सी नंबर ऑप्शन, ये है डी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन कह रहा है चला जी, क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण सर्वाधिक होता है। हाइड्रोजन आयन सर्वाधिक जकरा में होगा, पावर सबसे कम होगा ना माइनस में, पावर सबसे कम होगा उस सर्वाधिक हो जाएगा। आंसर बताओ जल्दी से क्या होगा, हमने बताएंगे तू बताएगा। आनी मुनी हम नहीं जानी तू सब जानी, जल्दी बतानी। आंसर बता चला जी क्या हो जाएगा, व्हाट इज आंसर। पीएच का मान 1 हो जाएगा, पीएच 1 होगा, 10⁻⁻1 हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन सांद्रण सर्वाधिक हो जाएगा। आंसर बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, बताइए चला जी आंसर क्या होगा, व्हाट इज आंसर। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन। चौथा आवर्त निम्न में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी है। चला जी आप गौर फरमाइएगा, तो सबसे छोटा कह रहा है, तो सबसे छोटा है ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन। ओए चौथा आवर्त में कह रहा है, तो चला जी आपको पता है फ्लोरीन जो है ये दूसरा आवर्त में है, क्लोरीन जो है ये तीसरा आवर्त में है, अब ब्रोमीन जो है ये चौथा आवर्त में है, ये पता है आपको। आयोडीन 5वां आवर्त में है, क्योंकि हीलियम होता है, यहाँ नियॉन होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टन होता है, जेनॉन होता है, रेडॉन होता है, आयोडीन होता है, ये स्टेटिन होता है, ये छठा आवर्त है, फिर 7वां हो जाएगा। अब गौर से देखिए ये पहला आवर्त है, तो चौथा आवर्त कह रहा है, फ्लोरीन से शुरू होता है चला दूसरा आवर्त। अब सब देख लो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन दे दिया, मारो न रे सरिया के, जल्दी मारो आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज आंसर। चौथे आवर्त कह रहा है, तो चला ब्रोमीन हो जाएगा, अगर हम सोचना है मार के देगा हमारे चलवा सरिया। देखो ये हेलोजन का है, 7th ए है, ये 8th ए है, हीलियम होता है पहला, नियॉन होता है दूसरा, नियॉन के सामने यहाँ फ्लोरीन होता है। इसको चला जी प्रैक्टिस कीजिए, न तो गड़बड़ा जाएगा, ऐसे ही इसको प्रैक्टिस करना है तब काम होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, एकदम चला हम थोड़ा 1.5 के स्पीड पे आजकल पढ़ाते हैं, क्योंकि चला 15 से 20 दिन बचा हुआ है। अब अगर हम 0.75 स्पीड पे पढ़ाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, हमारा चलवा आज ये रिजल्ट देने वाला है वो फंस जाएगा। थोड़ा बहुत हम मदद कर देंगे, चला रिजल्ट तो आप ही के मेहनत से होता है, थोड़ा बहुत हम लोग मदद करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल करता है। एक चला होता है ABR और एक चला होता है BRB। तो ABR जो होता है ये एसिड ब्लू टू रेड करता है, अब बेस जो है चला ये रेड टू ब्लू करता है। अब जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या हो जाएगा। कहता है नीले लिटमस को लाल करता है, नीले को लाल करेगा तो अम्ल होगा, अम्ल देख लो ई सब तीनों क्षार है, चला तीनों क्षार है। सिरका बोले तो एसिटिक एसिड, सिरका बोले तो एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल बोले तो CH3COOH एसिटिक एसिड हो जाएगा। सिरका हो जाएगा चला CH3COOH एसिटिक एसिड हो जाएगा चला। तो आंसर जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा। सिरका, चूने का पानी हो जाएगा चला CaOH2। अभी तुरंत हम तुमको बताएं CaOH2 ई चला, जब ये OH लग गया तो क्षारीय हो जाएगा, सब क्षारीय है। सोडा जितना होता है सब क्षारीय होता है, इसीलिए सोडा जब पीते हैं तो एसिडिटी बाहर निकलती है, एंटा एसिड का काम करता है। जब ये अगर चला आपको एसिडिटी ज्यादा लगे ना, आप पेप्सी कोक वगैरह दारू बियर विस्की पी लीजिए। दारू बियर विस्की गंदी काम है, ये गंदा काम है, ये नहीं पीना है। लेकिन आप पेप्सी कोक वगैरह पीजिएगा ना तो क्षार होता है, उसमें क्षार होता है, पट से चला एसिड बाहर निकाल देगा, इसीलिए ढकार होता है पटाख से। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेट इज, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, जानू के रंग गुलाबी काहे हो रहा है। जल्दी से मार देगा, एकदम लाल लाल कर दो ये क्वेश्चन को मार के। जब ये चला शुष्क कह दिया ना, कोई अभिक्रिया नहीं, कोई अभिक्रिया, एक लाइन का बात छोड़ो, उतना बेसी दूर नहीं जाना है, कोई अभिक्रिया नहीं करेगा। आंसर बताओ, वह बेरंग हो जाएगा, उसका रंग लाल हो जाएगा, रंग नहीं बदलेगा, रंग गुलाबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जल्दी बताओ आंसर, व्हाट इज द आंसर। उसका रंग नहीं बदलेगा। लिटमस पेपर का रंग अगर कहेगा जल्दी से मार दो, क्या हो जाएगा आंसर। लिटमस पेपर का रंग होता है चला बैगनी। लिटमस पेपर का रंग क्या होता है चला जी, बैगनी होता है। लिटमस पेपर का रंग कैसा होता है, बैगनी होता है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। जब ये शुष्क का चला पाउडर रंग ही नहीं बदलेगा। लिटमस पेपर का रंग कैसा होता है, बैगनी होता है।
थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, जय हिंद। मिलते हैं फिर 7:35 से 40 मिनट में। कभी कभार चला क्लास अगर एब्सेंट होगा, नोटिफिकेशन हम दे देंगे कम्युनिटी में, तो तहे दिल से नमस्कार है, माफ कीजिएगा। इसलिए चला जी कि कभी कभार मामला फंस जाएगा, अगर कभी ऐसा हो